हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको आयनिक समीकरण अर्थात वही रिडोक्स अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं का संतुलन करना बता रहा हूं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आपने आशा करता हूं उसमें आपने देखा होगा। इन समीकरणों को संतुलित करने के लिए आप अपनी पुस्तक में 8 से 10 बिंदु स्टेप्स मिलेंगे और वो प्रत्येक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनको याद करना बड़ा कठिन है। उसमें क्रम से उनको करना पड़ता है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने केवल 2 स्टेप बनाए हैं। इन 2 स्टेप में ही आप उन समस्त स्टेप को मैंने सम्मिलित किया है। तो पहला स्टेप है कुल ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि व कमी ज्ञात करना तथा उनका समान करना, उनको इक्वलाइज करना। इसमें अब मैं आपको ये चार्ट के द्वारा ये सब बिंदु बताने जा रहा हूं। और ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रियाएं संतुलित करते हैं, या तो अम्लीय माध्यम में। आज मैं अम्लीय माध्यम की क्रिया भी बताऊंगा और क्षारीय माध्यम की क्रिया भी बताऊंगा। आज का जो उदाहरण है वो है AS3 प्लस NO3 AS3SO4 प्लस SO4 डबल नेगेटिव प्लस NO। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, टिपिकल एग्जाम्पल है। इस उदाहरण में आप उन सभी बिंदुओं को 8 से 10 जो बिंदु होते हैं उनको सभी को कवर किया जाएगा। सभी बिंदुओं की आपके आज ही पुनरावृत्ति होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को मेरे प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जरूर देखें। तो यहां से सबसे पहले जो भी समीकरण होती है उसमें एक सामान्य उसको आप देखें, कम से कम दोनों तरफ जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या, उनमें परमाणुओं को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने रिएक्टेंट्स में AS2 है, आर्सेनिक के 2 परमाणु हैं, लेकिन यहां पर आर्सेनिक का 1 है। इसलिए स्टार्टिंग में आपको कम से कम ये तो बहुत जरूरी है कि आर्सेनिक करते हैं। उसके बाद में सल्फर 3 है, तो यहां सल्फर 1 है, इसलिए इसको भी आप 3 का गुणा कर दे। यदि आपने ये संतुलित नहीं किया ना, तो कितना ही कर लेना, ये समीकरण संतुलित नहीं होगी। और फिर उसके बाद में नाइट्रोजन यहाँ 1 है, नाइट्रोजन 1 है, बराबर है। बाकी ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन होती हैं उनको सबसे अंत में संतुलित किया जाता है। अभी तो केवल वही उन्हीं तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करेंगे जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब मैंने आपको पहले बताया है कि रिडोक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, इसलिए पहले आपको दोनों पहचानने हैं। या आप ये देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि और कमी, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि और कमी। तो जब वृद्धि और कमी की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करें प्रत्येक परमाणु का। यहां पर AS2S3 है, आर्सेनिक सीधा ही है, 3 का गुणा हो रहा है, तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर 3। सल्फर है, सल्फाइड के रूप में है, इसलिए ऑक्सीकरण अंक कितना है -2। नाइट्रोजन 3 दूनी 6 में से 1 गया, तो यहाँ नाइट्रोजन कितने का होता है 5 का होता है। आर्सेनिक 8 3 5, तो आर्सेनिक भी यहाँ पर 5 होगा। और SO4 8 में से 2 घटा दिए तो यहाँ पर +6 में है, और नाइट्रोजन O है तो यहाँ -2 है।
-2 है। इस प्रकार से आप पहले क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। उसके बाद में कुल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, इसका मतलब आर्सेनिक के परमाणु यहां पर 2 हैं, आपने एक आर्सेनिक के परमाणु का ऑक्सीकरण 3 है, तो कुल आप क्या करेंगे, यहां पर इसको 2 का गुना करेंगे, इसको 2 का गुना करेंगे। और इसी प्रकार से एक सल्फर का परमाणु कितना है, ऑक्सीडेशन अंक -2 है, यहां सल्फर कितने हैं, 3 है, इसलिए कुल ज्ञात कर रहे हैं। ये तरीका है कुल ज्ञात करने का। नाइट्रोजन यहां पर एक ही है, इसलिए इसका एक ही हो जाएगा। यहां पर AS 2 है, एक AS का 5, तो कुल का ऑक्सीकरण कितने हो जाएंगे, 2 का गुणा करेंगे। यहां 3 है, तो यहां 3 का, अब आप समझ, नाइट्रोजन का 1 है, तो अब मैं यहां पर आर्सेनिक के नीचे +6 लिखता हूं कुल, सल्फर के नीचे -6 लिखता हूं कुल, नाइट्रेट में नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन का कुल 5, AS का कुल +10 और इसका 18 कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा, और इसका -2 कर दिया मैंने। अब यहां मैंने एक अंडरलाइन की थी इसको, केवल आपको समझाने के लिए। यदि आपने कहीं ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने में कोई गलती कर दी है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं होगी। इसलिए यहां पर इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण +2 है, न कि -2 है। यहां मैंने समझाने के लिए आपको किया है। -2 मैंने गलती से मान लो लिख दिया, तो समीकरण संतुलित नहीं होने वाले। इसलिए इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण +2 है, माइनस आगे जाएगा, x -2 = 0, तो x +2, तो यहां पर भी आप +2 करेंगे। और ये कुल ऑक्सीकरण अंक आपने निकाल लिए, ऑक्सीकरण निकाले। अब आपको देखना है कि कहां पर वृद्धि हो रही है, कहां पर कमी हो रही है। जहां वृद्धि होती है वहां ऑक्सीकरण, जहां कमी होती है वहां अपचयन। इसलिए आर्सेनिक यहां 6 से 10 पे पहुंच गया, या 3 से आप ये कह सकते हैं 5 पे पहुंच गया, तो आर्सेनिक में यहां पर क्या चीज हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब वृद्धि क्या करो, ये वृद्धि है। और सल्फर में यहां -2 से +6 हो रहे हैं, या -6 से +8 हो रहे हैं, तो कुल आप निकाल, तो ये वृद्धि क्या है, कुल वृद्धि निकालेंगे। यहां पर भी आप कुल लिख सकते हैं। और इसी तरह से फिर आप सल्फर का एक और बनाएंगे, ये सल्फर ले जाए और सल्फर को सल्फर के पास ले जाए, तो यहां पर भी कुल वृद्धि होगी, दोनों की वृद्धि निकाले। अब क्या हो गया कि पहले आपको आर्सेनिक की निकाले, यहां 6 है और यहां कितना है, 10 है, तो आप इस तरह से लिखें 10 - 6। अब आपको प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं, 6। और उसी प्रकार से सल्फर का निकालेंगे, यहां -6 है, यहां -18 है, सॉरी +18 है, यहां कितना है, प्लस। तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, तो यहां 18 -6 = ये 24 हो जाएगा। यह ध्यान रखना, कभी आपने 6 घटा दिया, 18 से 12 कर दिया, नहीं। -6 है, -6 से पहले 0 होगा, 6 बढ़ गए, और फिर 0 से 18 होगा, इसलिए 6 वो बढ़े, 18 वो बढ़े, कुल मिला करके 24 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से 24, ये तो वृद्धि। अब ये 6, सॉरी यहां पर देखो मैंने गलती, 10 - 6 = 4। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ने गलती कर दी, यहां -4। तो अब ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है। अब इनका ग्रांड टोटल करेंगे 4 24, तो यहां पर 28 हो जाएगा।
यहां पर कितना हो जाएगा 28। ये कुल वृद्धि आ गई है, दोनों रिएक्शन में वृद्धि हो रही है, तो दोनों पार्ट में आपको कुल वृद्धि ज्ञात करनी। 28 की वृद्धि हो गई और कमी क्या आ रही है, यहां से आप कमी ले लेंगे, ये कमी लेंगे। इसमें क्या है कि 5 नाइट्रोजन तो आगे रह गए, यहां से लिया, यहां से आप 5 से 3 तो कमी आ जाएगी, कमी आएगी 5 -2 = 3, तो कमी कुल आ गई आपकी 3, तो इसलिए 3 की कमी आ गई। अभी तक आप यहां पर पहुंचे हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो इससे आपको पता लग गया होगा कि हमें पहले ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, फिर ऑक्सीकरण ज्ञात करके कि हम कुल ऑक्सीकरणों की कैलकुलेशन करेंगे परमाणुओं के अनुसार, फिर उनको घटाएंगे और घटाने के अनुसार हम कुल वृद्धि और कुल कमी निकालेंगे। इससे आपको यह भी पता लग गया कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जैसे आपको पता होता है कि ये रिडॉक्स में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ चलते हैं। यहां तक बात समझ आई। अब क्या है कि इस ऑक्सीकरण अंक को समान करना है। इन दोनों समीकरणों में वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी, जितनी वृद्धि हो उतनी ही कमी हो और जितनी कमी हो उतनी ही वृद्धि हो। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे आप बीजगणित में समीकरण लिखते हैं 2x प्लस समथिंग और 3x प्लस समथिंग, मान लो आ जाए, x को बराबर करना है, इसका गुणा इसको करते हैं, इसका गुणा इसको करते हैं, इसको 3 का गुणा कर दिया और इसको 2 का गुणा कर दिया, दोनों तरफ 6 हो गए। इसी प्रकार से आपको जो वृद्धि होती है उसको कमी वाली समीकरण से गुणा कर देना, ये 28 का गुणा कर देंगे। और यहां मैं चार्ट पे ही बता रहा हूं 3 का गुणा कर देंगे। यहां पर आप क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। और अब जब गुणा कर रहे हैं तो आपको नई समीकरण लिखनी पड़ेगी। यहां नीचे लिखता हूं मैं, तो यहां से आ से इसको AS2S3 को कितने का गुणा हो रहा है, 28 का नहीं 3 का गुणा हो रहा है, 3 का। तो यहां लिखेंगे 3 AS2S3 प्लस चलो NO3 को कितने का गुणा कर रहा है, ध्यान से देख रहा है, 28 का गुणा हो रहा है। तो ये 28 NO3 नेगेटिव। यदि नेगेटिव लिखना भी भूल गए ना तो समीकरण संतुलित नहीं होगी। 2 लगा दिए तो भी समीकरण संतुलित नहीं होगी। और फिर यहां मैं लिखता हूं इसको कितने का गुणा हुआ है, 2S3SO4 को कितने का गुणा है, 3 का गुणा हुआ है। तो क्या करेंगे 6S3ASO4, फिर आप इसको इस SO4 को कितने का गुणा, इसको भी 3 का गुणा हुआ है, 3 तिया 9, 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, 9SO4 डबल नेगेटिव। ये आवेश भी लगाने हैं, आवेश कहीं कोई गलती नहीं हो। और इस NO को कितने का गुणा हो रहा है, यहां पर आ जाओ 28NO, 28N। तो इस प्रकार से जब ये गुणा करके आप ये नई समीकरण लिख देंगे तो अब आप दूसरे बिंदु पर आएंगे, आयनिक आवेश संतुलित करना। आयनिक आवेश यहां पर 28 नेगेटिव, 28 नेगेटिव है और इधर 9 × 18 नेगेटिव है। इसका मतलब यहां पर 10 नेगेटिव एक्स्ट्रा है। 10 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस क्रिया को अम्लीय माध्यम में कर रहे हैं, अतः यहां पर 10H पॉजिटिव जोड़ दो, 10H पॉजिटिव जोड़ दो। तो ये क्या चीज हो गए, आपके आवेश जो हैं बराबर हो गए। आपके आवेश क्या कर दिया आपने, बराबर कर दिए हैं। अब आवेश जब बराबर कर दिए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करो। यहां ऑक्सीजन 28 × 3 84 ऑक्सीजन,
और इधर 6 into 4 24, 9 into 4 36, 28, 30, 24, 60, 28, 88. सो यहां पर 84 और यहां पर 88, तो यहां आपको +4 ऑक्सीजन लाने हैं। आपको क्या लाने? +4 ऑक्सीजन। एक बात, अब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहां 10 है, यहां हाइड्रोजन कितनी है? 6 और 3 18, और यहां 10 हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन और जोड़नी है, 8 हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंस में आपको 4 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन जोड़नी है, तो आपको यहां पर +4 H2O लिख देना है। यहां पर आप क्या लिख देंगे? +4 H2O। ये आपकी संतुलित समीकरण हो जाती है। अब इसको आप फिर लिख सकते हैं 3H2 10H +4 H2O 6H3, और ये आपकी एक संतुलित समीकरण हो चुकी है। आशा करता हूं ये समीकरण आपको समझ में आ गई होगी। इसको समीकरण, ये अच्छी समीकरण है, बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना पड़ता है, बड़े छोटे नहीं है। इसलिए समीकरण यदि आपने बैठ करके अपने हिसाब से समीकरण को संतुलित करने की प्रैक्टिस कर ली, तो जो दूसरी छोटी समीकरणें हैं उनको संतुलित करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, और कोई उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लेने के लिए अपने यहां पर क्या लेते हैं कि कोई दूसरा उदाहरण लेने के लिए मैं दूसरा उदाहरण नोट कर लेता हूं। यहां पर दूसरा MnO4SO2 वाली क्रिया ले लेते हैं। यहां पर लिया, ये MnO2 लिया आपने, MnO2, MnO4 लेंगे, क्या लेंगे? यहां पर ये भी पेन दूसरा चेंज कर देते हैं। MnO4 1 नेगेटिव प्लस SO2 और Mn डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल। ये आपकी समीकरण है। अब आपको इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ऑक्सीकरण ज्ञात करेंगे। यहां ये 4 × 8 - 1 Mn +7 में है ऑक्सीजन की जरूरत। यहां ये ऑक्सीजन -2 S +4 में है। सल्फर यहां ये S 2 +2 में है। 4 × 8 में 2 गए, तो यहां ये +6 में है। यहां पर तो ये तो क्या हो गया? अब चयन हो गया। ऑक्सीकरण एक एक ही है, इसलिए ये सिंपल है मामला। और फिर इसको क्या करते हैं, यहां लेंगे। तो यहां ये कुल वृद्धि यहां लिख लो, कुल वृद्धि बराबर कितनी हो जाएगी? 4 से 6 में से 2 घटा दो, सॉरी 6 में से 4 घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 2। और इसी प्रकार से 7 और 2 है, तो 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये क्या चीज है? कमी है। यानी कि कुल वृद्धि और कमी ज्ञात कर ली। कमी तो है 5 और वृद्धि कितनी है? 6। अब इनको क्या करना है? बराबर करना है। इसको 5 का गुणा कर देता हूं और इसको कितने का गुणा कर देता हूं? 2 का गुणा करता हूं। पहली समीकरण मैंने धीरे समझाई थी, अब मैं जल्दी तो गुणा कर दिया। और फिर आप क्या लिखेंगे? यहां पर इसको कितने का गुणा किया? 2 का किया ना, तो 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस इसको कितने का किया? 5 का गुणा किया 5SO2, और फिर उसके बाद में ये किसको कितने का गुणा किया? Mn को 2 का, 2Mn डबल पॉजिटिव प्लस SO4 को कितने का किया? 5 का, 5SO4। ये आपने पहला काम कर लिया कि आगे और ऑक्सीकरण को बराबर कर लिया। अब दूसरा करेंगे, आवेश यहां 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, यहां 4 पॉजिटिव, 10 नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे, 6 नेगेटिव बच गए, और यहां 2 नेगेटिव है।
2 नेगेटिव से फिर 2 नेगेटिव कैंसिल हो गए, 4 नेगेटिव बच गए। यहां कितने बचे? 4 नेगेटिव। इसका मतलब कुल मिलाकर के जब हमने इनको बैलेंस किया तो यहां पहले 6 नेगेटिव थे, 2 नेगेटिव, 2 4 नेगेटिव, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 4H पॉजिटिव जोड़ देंगे। यहां पर क्या जोड़ दो? 4H पॉजिटिव जोड़ दो। बस इतना ही काम करना है और ये आवेश संतुलित हो गए। अब आवेश को दोबारा देख लो, 4 नेगेटिव, तो इधर भी 4 नेगेटिव, 2 दूनी 4 और 4 8 और 5 दूनी 10, 10 नेगेटिव में से 8 नेगेटिव घटाएंगे तो 2 नेगेटिव। इसका मतलब हमारे आवेश तो बराबर हो गए। अब अपने को ऑक्सीजन बराबर करनी है, 2 चुके 8 और 10 18, 8 प्लस 10 और इधर 20, 5 20। इसका मतलब यहां पर अपने को 2 ऑक्सीजन और चाहिए, 2 ऑक्सीजन प्लस करनी है। और फिर यहां पर हाइड्रोजन इतने ही है, 4 इधर 4 हाइड्रोजन भी चाहिए, तो 4H की जरूरत है, 4H। तो 4 हाइड्रोजन 2 O हो गए, तो यहां पर क्या कर लो, 2H2O कर देंगे, संतुलित हो गई 2H2। हमने जो गिनती की कि हमें इस साइड में रिएक्टेंट्स में 2 ऑक्सीजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन जोड़ी, हमने 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2H2O कर दो, तो ये दोनों हाइड्रोजन तो H पॉजिटिव हो जाएगी और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर सल्फेट में काम आ जाती है। तो ये आपकी संतुलित समीकरण हो गई। तो इतना सा काम है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब मैं एक समीकरण और ले लेता हूं, आपको क्षारीय माध्यम की समीकरण लेता हूं। और क्षारीय माध्यम की समीकरण लेने के लिए मैंने एक उदाहरण लेता हूं और उस उदाहरण को लेकर के क्या ले लेंगे, CrOH थ्राइस IO3 वाला उदाहरण ले लेंगे। CrOH थ्राइस प्लस IO3 आयोडेट आयन, फिर यहां से Cr से क्या बनाएंगे, CrO4 बनाएंगे डबल नेगेटिव, प्लस I नेगेटिव बना देते हैं, I नेगेटिव। ये समीकरण ध्यान से लिखना, कहीं कोई कमी हो गई तो संतुलित है, कहीं भी किसी भी स्टेप पे थोड़ा सा भी कमी कर दिया आपने, कहीं माइनस प्लस की, तो समीकरण संतुलित नहीं होगी। समीकरण लिख दिया आपसे। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। यहां OH तो Cr प्लस 3 है, Cr प्लस 3 है, और फिर इसके बाद में I का कितना है, 3 दूनी 6 में से गया तो I प्लस 5 में है। O और H के नहीं निकालने हैं। क्रोमियम यहाँ 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए, यहाँ क्रोमियम प्लस 6 में है और यहाँ आयोडीन -1 में है। ये कुल वृद्धि, और आगे इसको किसी का भी अपने को गुणा नहीं करना। AS2S वाली में अपने को 2, 3, 4, 5 का कहीं गुणा करना पड़ा था। यहां पर अब 3 से कितना हो गया, 6 वृद्धि हो गई, वृद्धि ऑक्सीकरण में वृद्धि, और कितनी, 6 में से 3 घटा देंगे, 3 की वृद्धि हो गई। यहां सीधा लिखो 5 में से -1, ये ध्यान रखना है कमी के अंदर कि +5 से -1 हुई है, +5 से माइनस, पहले 0 और 0 से फिर -1, तो यहां कुल मिलाकर के 6 की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। यहाँ तो ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन। अब इसको हम इसको 3 का गुणा करेंगे, इसको 6 का गुणा करेंगे। बेटर ये है कि इसको हम केवल 2 का गुणा कर दें और इसको केवल हम 1 का गुणा करें, 6 हो जाएंगे। ये 2 किया 6 हो जाएंगे, बराबर एक नई समीकरण लिख देंगे, CrOH थ्राइस, CrOH थ्राइस को कितने का गुणा हो रहा है, 2 का हो रहा है। चलो सा, और फिर उसके बाद में यहाँ IO3 को कितने का गुणा हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है। IO3 भी लिख देंगे, फिर यहाँ जगह छोड़ देते हैं और इस जगह CrO4 का 2 का गुणा हो रहा है, 2CrO4 डबल नेगेटिव प्लस I को 1 का गुणा हो रहा है, I1 नेगेटिव। अब तो ये काम यहां तक कंप्लीट कर दिया। अब यहां से चलना आयनिक का संतुलित करना।
1 नेगेटिव, यहां कितने हैं नेगेटिव 2 4 प्लस 5 नेगेटिव है, और यहां 1 नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहां 4 नेगेटिव, यहां क्या चीज है 4 नेगेटिव ज्यादा है, 4 नेगेटिव ज्यादा है। इसका मतलब हमें इधर नेगेटिव लाना है, यहां हमें 4 नेगेटिव चाहिए, 4 नेगेटिव जो वहां ज्यादा है, तो यहां प्लस करने के लिए, तो अब क्षारीय में हमें OH आयन मिल जाएंगे, अम्लीय में H आयन मिलते हैं, क्षारीय में OH आयन मिलते हैं, तो यहां 4OH कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां 4 और 1 5 नेगेटिव, 2 दूनी 4 और 1 5 नेगेटिव, तो हमारे 5 नेगेटिव बराबर हो गए हैं। ये समीकरण हमने अभी तो आयन बराबर, आवेश बराबर कर दिया। क्या कर दिया? आयनिक आवेश बराबर कर दिया है। अब क्या करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर करने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर करने हैं। तो यहां ये देखो ना कि 2 दिए 6 और 4 10 हाइड्रोजन है, और इधर एक भी नहीं है। उसके बाद में क्या चीज है कि 2 दिए 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 6, 3 9 और 4 13, 3 प्लस 4 बराबर 13 ऑक्सीजन है, और इधर 8 ऑक्सीजन है। तो यहां पर इसका मतलब यहां 5 ऑक्सीजन भी ज्यादा है, इस साइड में 10 हाइड्रोजन ज्यादा है और 5 ऑक्सीजन ज्यादा है। तो फिर क्या है? यहां पर लिख दो ना 5H2O। क्या लिखना है? 5H2O करना है। हमारी समीकरण संतुलित हो गई है, ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई है। तो इस प्रकार से आप आयनिक समीकरणों को, मैंने 3 उदाहरण दे दिए आपको, तो आप अपने घर पे बैठ करके नए समीकरण लिखिए, उनको इसी तरीके से सोच करके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप जानते ही हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप घर पे बैठ करके रिटिन रूप में इंडिविजुअल अपना नहीं करेंगे, पहले एक समीकरण को लीजिए, फिर अंत में उसका मिलान कीजिए पुस्तक से कि आपने जो समीकरण, फिर आप सोचो कि मैं कौन कौन सी गलती कर रहा हूं। जब तक बार बार गलती नहीं करेंगे, उनका सुधार नहीं करेंगे, तब तक आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आशा करता हूं आप ये संतुलित करना सीख गए होंगे, और फिर जब इसका लाभ उठा रहे, आप अपने साथियों को मेरा ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अपने सब साथियों को तो अधिक से अधिक मेहनत करो, लिख करके पढ़ो, ताकि आप ऊपर की ओर बढ़ें, आप प्रगति की ओर चलें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।